A, A belongs to R for every A belongs to A. ये क्या मीनिंग है उसका? इसका मतलब ये होता है कि सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होता है। एवरी एलिमेंट ऑफ A related to every element of A is related to itself. That is called reflexive relation. Clear? जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपको बोलता हूँ 1 2 3 ये कोई सेट और एक रिलेशन है R1, वो इस तरह से है 1, 1 2, 2 एंड 3, 2। तो ये रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आप बोलोगे आइडेंटिटी रिलेशन भी तो यही होता, बट आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर आप ध्यान से उसकी डेफिनेशन देखो तो मैंने यहाँ पे लिखा था एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, है ना, ओनली। उसका रिलेशन के साथ ही और किसी के साथ। यहाँ पे क्या है? हर एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ तो है ही है, होना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट है उसको कोई करें। तो ये रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? एक और रिलेशन देखिए R2, अब ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है। क्या इसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं? नहीं। ये दोनों में डिफरेंस। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, but every reflexive relation is not necessary to be identity। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? R3 एक रिलेशन है जो इस तरह से है 1 2 2 2 and 2। अब ये कैसा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव होगा ये? यस, ये लोग बोल रहे रिफ्लेक्सिव होगा। कैसे? Every element of A is related to itself। यहाँ पे सिर्फ 2 2 है, 1 1 कहाँ है? 3 3 कहाँ है? नहीं है ना? तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? वो भी नहीं। जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो तो आइडेंटिटी हो ही नहीं सकता। अब जो आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्सिव में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलो इसके बाद अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन सेट A rated A where n of A equal to P। number of elements in A is P। आपको ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो सकते हैं? ठीक है सर। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने होंगे तो आप क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने? पक्का? चलो बताओ इसके लिए आइडेंटिटी रिलेशन कितना हो? 1। आइडेंटिटी रिलेशन तो एक ही होता है, हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होगा। जितने एलिमेंट्स है उसके अंदर, जैसे इसके अंदर 3 है, बस ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। इसके अलावा और कोई हो सकता है आइडेंटिटी रिलेशन? कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 है, 3 3 नहीं है, वो आइडेंटिटी नहीं है। और अगर 1 1 2 2 3 3 है और इसके अलावा भी कोई है तो भी आइडेंटिटी नहीं। आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ एक ही होता है, हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन बस करता है। क्या ये बात समझ में आई? और रिफ्लेक्सिव कौन कौन से हो सकते हैं उसके लिए ध्यान देना। मैं बात करता हूँ जैसे मेरे पास एक सेट है A, इसके अंदर P नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 और 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ध्यान से सुनो, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा सेट यही होगा A, है ना?
इसी के अंदर बना रहे हम लोग रिलेशन, इसके नंबर 1 2 3 अप टू 3। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है? पहले तो ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बने, टोटल रिलेशन या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये देखिए टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? A क्रॉस A, बताओ कितने होंगे? 3²। वेरी गुड। देखो ये 1 है, इस 1 के साथ रिलेटेड हो सकता है, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 अप टू 3 के साथ, फिर दूसरा 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 3 के साथ, फिर तीसरा 1 के साथ, 2 के साथ, ऐसे कितने हो जाएंगे? एक के पास कितने ऑप्शन है? P ऑप्शन, दूसरे के पास P, तीसरे के पास P, अप टू कहाँ तक? 3 तक, है ना? तो P इंटू P इंटू P कितने हो जाएंगे? P इंटू P। समझ में आया? अब मुझे बताना ध्यान से सोचिए। अब इसमें से P एलिमेंट ऐसे है जो कंपल्सरी रिफ्लेक्सिव, तो उसको तो काउंट ही नहीं करना। क्या ये बात समझ में आई? इसमें से P एलिमेंट ऐसे हैं उनको काउंट ही नहीं करना रिफ्लेक्सिव के लिए। ऐसा मैंने क्यों बोला? इसको देखो 1 2, समझ में आया? तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे? 9 होंगे। A क्रॉस A में 9 एलिमेंट होंगे ना? तो सबको पता है? प्लस हाँ या ना कुछ तो बोलो, न्यूट्रल नहीं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। A क्रॉस A में 9 एलिमेंट, उसमें से ये तो आपको काउंट करने ही नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये तो काउंट करने ही नहीं, क्योंकि इसके बिना तो रिफ्लेक्सिव बनेगा ही नहीं। तो 9 में से 3 तो वैसे ही निकल गए, अब बचे 6। अब आपके पास 6 का ऑप्शन है। अब 6 से जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो उतने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। क्या ये बात समझ में आई? फिर से समझाऊं? अब देखो मैं 2 का एग्जांपल लेके करता हूँ। एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, ओनली 1। अब मुझे पूछा गया कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बने, तो मैं कहता हूँ इसमें से इन दोनों को तो हटाइए, इसका तो रोल ही खत्म। क्यों रोल खत्म? इसके बिना वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? इसके अलावा 1 1 2 2 1 2 हो सकता है, ये हो सकता है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। 1 1 2 2 2 1, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना? तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन? कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे बताओ? अब ये भी बताना मुझे। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना? कितने वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन? मैं ऐसा कहूँ टोटल रिलेशन होते हैं n², है ना? रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो A क्रॉस A के टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2n²। कल आपको ध्यान है 2 इंटू पी क्यू, 2p लिखा था। अब P और Q दोनों इक्वल हो जाए तो 2p², है ना? अब उसमें से P को तो माइनस ही कर, मैं ये माइनस क्यों कर रहा हूँ? वेरी गुड, ये n तो कंपल्सरी है, इसका तो रोल ही नहीं है कोई नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने में, इसका रोल ही नहीं है। वैसे तो इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन अलग अलग रिलेशन बनाने में इसका कोई रोल नहीं, इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। ये डिपेंड करेगा इस पर। इसीलिए तो बताया कि 2 अलग अलग रिलेशन है। इसने बताया कि ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों ने बताया कि ये दोनों अलग अलग है। तो इसका रोल यही पे खत्म हो जाएगा, इसलिए जिसका रोल खत्म उसको साइड में करना, बाकी बचे हुए ये 2n² - n। तो 2n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 का स्क्वायर 4 - 2 2 की पावर 2। कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिले? क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? अब मुझे बताओ इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? A क्रॉस A में P², उसमें से P एलिमेंट तो हमें ढूंढने ही नहीं है, वो तो पहले ही माइनस कर दो। क्यों माइनस करने हैं? 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, 4 4 चाहिए, अब तो P चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। ये टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे A क्रॉस A के अंदर? P एलिमेंट्स होंगे, है ना? P एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से? 1 1 एक ऑर्डर पे आ रहा है, 2 2 दूसरा ऑर्डर पे आ रहा है, 3 3 तीसरा ऑर्डर पे आ रहा है, ऐसे ही लास्ट तक P कितने ऑर्डर पे आ रहा है? P ऑर्डर पे आ रहा है। उनको तो पहले आप साइड में कर दो, इसका रोल ही नहीं।
बाकी कितने बचे? कितने बचे? p स्क्वायर माइनस p इतने बचे। अब p स्क्वायर माइनस p में से आप चूज करते जाओ, है ना? तो कितने होंगे? 2 रेज़ टू p स्क्वायर माइनस। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रेशन 2 रेज़ टू p स्क्वायर माइनस p, where p number of elements in set A, p number of elements in set A। क्या ये बात समझ में आई? किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आपके गुजकेट में पूछे जाते हैं। क्योंकि बेटा आप रिलेशन कैसे बनाते हो, सबसेट कैसे बनाते हो, एक बार एक हो गया। आपको ध्यान है हमने सबसेट पढ़ा था 11th क्लास के अंदर। इस सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपने कितने बताए थे? बताओ, कितने बताए थे? 2 रेज़ टू n। वो कहां से मिला था आपको? एक तरीका तो क्या मल्टीप्लाई होगा, ये 1 2 3 4 अप टू n एलिमेंट्स सेट के। अब मैं सबसेट बनाने जा रहा हूँ, तो सबसेट के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये उस सेट के अंदर जाए या ना जाए, है ना? जाए या ना जाए, इसके पास दो ऑप्शन। क्या ये बात समझ में आई? जब आप सबसेट बनाओगे किसी सेट से तो कुछ एलिमेंट लेके बनाओगे, ये ले लिया, ये ले लिया, नहीं ये अच्छा नहीं, इसको ले लेता हूँ, नहीं इसको ले लेता हूँ, ऐसा सबसेट बनाते हैं हम लोग बहुत सारे। अब हर एलिमेंट के पास दो ऑप्शन, तो जाए या ना जाए। अब 1 के पास कितने ऑप्शन है? वैसे 2 के पास, इसके पास 2, इसके पास। अब बताओ मल्टीप्लाई करो सबको, कितना आया? समझ में आया? अब देखो मेरे पास a क्रॉस a के अंदर ये एलिमेंट होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4, या फिर मैट्रिक्स तो पढ़ लिया, मैट्रिक्स से समझते हैं इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्रॉस 1 2 3 अप टू n, ये 1 2 3 अप टू n। जब आप a क्रॉस a करोगे तो उसके अंदर 1 1 भी आएगा, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 1 4 1 n आएगा। जब a क्रॉस a करोगे तो 2 1 आएगा, 2 2 2 3 2 4 अप टू 2 n, ये भी आएगा। समझ आ रहा है? ये सारे a क्रॉस a के अंदर आएंगे। अब इसके अंदर ये 1 1 है, ये 2 2 3 3 अप टू n n। ये जो एलिमेंट्स हैं उनको तो आपको पहले साइड में करना है। क्या इसमें आपके पास ऑप्शन है? जैसे इसमें दो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन, क्या इसमें आपके पास ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए? ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं। अब आपके पास ऑप्शन वाले कितने एलिमेंट बचे? टोटल कितने हैं? n × n, n स्क्वायर। अब जो ऑप्शन वाले हैं वो कितने बचे? n स्क्वायर माइनस। अब इसमें से आपके पास ऑप्शन है, हर एलिमेंट के पास दो ऑप्शन, फिर दूसरे के पास दो, दूसरे के पास दो, फिर अप टू n स्क्वायर माइनस n के पास दो। तो कितना होगा? 2 n स्क्वायर माइनस n। जैसे मैं बात करूँ 1 2, ये वाला एलिमेंट, इसके पास दो ऑप्शन, इसके पास दो ऑप्शन, इसके पास दो, इसके पास दो। फिर 2 1, इसके पास दो ऑप्शन, 2 3, इसके पास दो ऑप्शन।
तो टोटल n स्क्वायर में से ये n को हटा दिया तो बाकी n स्क्वायर माइनस n बचे, n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट बचे और हर एलिमेंट के पास दो ऑप्शन, टोटल कितने हो गए टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n। समझ आया? ये था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ये रिलेशन R on a non-empty set A is called symmetric if A comma B belongs to R it implies that B comma A belongs to R। इसका मतलब समझ में आ गया? If A is related to B, if A is related to B है, then B is related to A is must। ये होना ही चाहिए तो ही वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं। अब इसका भी एक एग्जाम्पल ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कंसेप्ट को पकड़ना। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, फिर से बताता हूँ। आप में से 90% बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? उनको पता है A कॉमा B है तो B कॉमा A होना चाहिए और सिमेट्रिक रिलेशन। कंसेप्ट नहीं पकड़ा, बस ये समझ ना। मैंने क्या बोला? इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R देन B कॉमा A बिलोंग्स टू। अगर A कॉमा B है तो B कॉमा A होना चाहिए। समझ में आया? अगर A कॉमा B है ही नहीं तो B कॉमा A की जरूरत नहीं है। क्या तो भी सिमेट्रिक होगा? होगा। दैट इज कंसेप्ट। अगर A कॉमा B नहीं है तो B कॉमा A की जरूरत नहीं है, तो भी सिमेट्रिक होगा? हाँ होगा, क्योंकि सिमेट्रिक ने क्या बोला है कि A कॉमा B है तो ही B कॉमा A मुझे चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए, है ना। अब मान लो मुझे इसमें से किसी बच्चे से काम है, दिव्य से काम है, मैं वहाँ से आया, मैंने दिव्य को बोला यहाँ पे इस क्लास में पूछा दिव्य आया है, आप लोग बोलोगे कि नहीं आया तो मैं चला जाऊँगा। ऐसा तो नहीं कि दिव्य नहीं आया जब इसके जब बदले में किसी न किसी को तो उठा के लेके जाऊँगा, अरे मुझे उससे ही काम है। दूसरों को उठा के लेके जाना क्या मतलब? समझ में आया? तो ये कह रहा A कॉमा B है तो ही B कॉमा A चाहिए, A कॉमा B नहीं है तो जरूरत नहीं है। देखो 1 2 एक रिलेशन लिखता हूँ R1 1 1 1 2 2 1 3। एक रिलेशन लिखता हूँ R2 1 2 2 3 3 1 2 1 3। एक रिलेशन लिखता हूँ R3 1 1 2। एक रिलेशन लिखता हूँ R4 1 1 2 2 1 2 2 1। सबसे पहले चेक करते हैं 1 1, ठीक है, इसका तो कोई रोल ही नहीं, खत्म हो गया। 1 2 ये A और ये B, तो B A चाहिए, 2 1 चाहिए, है आपके पास 2 1, ठीक है। अब 3 3, अब इसमें A की जगह B आ गया, मतलब यूं कहीं A और B दोनों इक्वल हो गए। A और B इक्वल हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि A रिलेटेड टू A है, देन मस्ट बी क्या होना चाहिए? A रिलेटेड टू A। अगर वो तो है ही ना, फिर से सुनना, अगर यहाँ पे क्या हुआ है A और B दोनों इक्वल है, मैंने बोला A रिलेटेड टू B तो क्या होना चाहिए? B रिलेटेड टू A, और ये दोनों इक्वल हो जाए तो A और B। A रिलेटेड टू A है तो क्या होना चाहिए? वो तो है ना, है ना, वो ढूंढने की जरूरत है नहीं। तो अब ध्यान से सुनो, 1 1 है तो ये सिमेट्रिक है, 1 2 है तो 2 1 चाहिए, ये रख लो, 3 3 है तो सिमेट्रिक है। तो ये रिलेशन कैसा हुआ? क्या ये बात समझ में आई?
दूसरा चाहिए। 1 2 है तो 2 1 चाहिए, 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 चाहिए, ये रहा। 3 1 है तो 1 3 चाहिए, नहीं है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। समझ गए? 1 1 है 2 2 है, क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। आइडेंटिटी होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। 4 देखें 1 1 2 2 1 2 2 1, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? ये सिमेट्रिक रिलेशन। तो क्या आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आया? किसी को डाउट? अब मुझे बताना सोच समझ के, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ में आया? मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए मैट्रिक्स मेथड से आपको कुछ समझाया था, वो समझ में आया था पक्का? अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मुझे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे ये सोच के आपके पास 2 मिनट है, इसको नोट करो और मुझे बताओ ये कितने होंगे। अगर आपको वो समझ में आएगा चलिए जल्दी बताओ, नोट करो और ये सॉल्व करो। उन्होंने ये बोला और कोई n स्क्वायर और बाकी बताओ n स्क्वायर प्लस है और पावर 2 n स्क्वायर माइनस n बाई 2 कुछ हद तक सही है। एक चीज और मिस कर गया और n square by 2 minus n square by 2 minus 1 राज कुछ हद तक पहुंचा लेकिन फिर भी तुम कुछ मिस कर गए। चलो देखिए टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक आपने ये नोट कर लिया पूरा? आप मुझे बता रहा सिमेट्रिक रिलेशन कैसे कैसे बन सकता है? ये 1,1 आएगा, 2,2, 3,3, 4,4 अप टू n, ये टोटल कितने एलिमेंट्स? डायगोनल एलिमेंट्स कितने n है। तो अगर मैं सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ उससे मुझे सिमेट्रिक रिलेशन बनाने तो कितने बने? कितने बनेंगे? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से 2 रेशो, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है कि सब कंपलसरी ओनली 1 1 ही आ गया तो क्या वो सिमेट्रिक नहीं होगा? ओनली 1 1 आ गया, ये ऐसा रिलेशन 1,1 ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 2 2 आ गया वो सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 2 2 3 3 आ गया वो सिमेट्रिक नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है, ये जितने भी एलिमेंट है उसमें से आपके पास ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करो या रिजेक्ट करो, सिलेक्शन या रिजेक्शन, सिलेक्शन या रिजेक्शन, सिलेक्शन या रिजेक्शन। 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स तक? n टाइम्स तक। तो 2n ऑप्शन है आपके पास सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट के लिए। क्या ये बात समझ में आई? ओनली फॉर डायगोनल एलिमेंट्स
यू हैव कितने ऑप्शन है आपके पास? 2n। इस स्टेप तक किसी को डाउट है? अब डायगोनल के अलावा कितने एलिमेंट बचे? और डायगोनल के अलावा कितने एलिमेंट बचे? n² माइनस n। समझ आया? अब n² माइनस n में से मुझे बताओ, अगर मैंने ये 1,2 सिलेक्ट किया है तो ये 2,1 तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा सिमेट्रिक रिलेशन। इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको सिमेट्रिक रिलेशन चाहिए तो आपने 1,2 सिलेक्ट किया है तो ये तो सिलेक्ट हो ही जाएगा। अगर 1,3 सिलेक्ट किया है तो 3,1 सिलेक्ट हो ही जाएगा। तो अब आपके पास सिलेक्शन के लिए कितने ऑप्शन बचे? n² माइनस n बाई 2 क्यों किया? इनको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। टोटल n² नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं तो वो कितने हैं? n² माइनस n। अब इसमें से 2 से डिवाइड कराओ क्योंकि सारे सिलेक्ट नहीं करने। टोटल हाफ है आपके पास, इतने ही है, इसमें से सिलेक्शन करना है, ये तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है। तो अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए? सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे? 2n into 2n² माइनस n बाई। ये क्या बात होगी? ये तो डायगोनल वाले, ये नॉन डायगोनल। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डायगोनल और नॉन डायगोनल दोनों एक साथ आ जाए? ऐसा होता है ना? अभी मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया था 1 1 2 2 1 2 2 1, क्या वो सिमेट्रिक रिलेशन था? है ना? तो ऐसा भी हो सकता है कि डायगोनल और नॉन डायगोनल सारे के सारे, तो इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन मिलेंगे और वो मिलेंगे 2n² प्लस n बाई। ये टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अब इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। a = 1, 2। अब इसके सिमेट्रिक रिलेशन बनाने, ध्यान से देखना क्या क्या बनेंगे, कौन बताएगा? कैसे कैसे बनाऊं? देखो 1, 1 ले लिया, ये सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। R1 R2 2, 2 ये सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। R3 R3 क्या लिखूं? 2 और 2, 1 सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। R4 1, 1 1, 2 2, 1 R5 1, 1 सॉरी 2, 2 2, 2 1, 2 और 2, 1 ये सिमेट्रिक रिलेशन है। R6 बताते जाओ 1, 1 2, 2 1, 2 और 2, 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? और भी अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितने बनेंगे बताओ? n कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 का स्क्वायर 4 + 2 6/2 2^3 8। अब आप काउंट करो, 2 और एलिमेंट आएंगे और वो सारे के सारे कितने हो जाएंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा दूसरे दो कौन बताएगा? कौन कौन से? एक तो 1, 1 2, 2 R7 और एक और बच गया। एक और कौन सा रह गया? एक और है इसके, सोच के देखो। 2, 1 है तो हाँ सही तो लिखा। 1, 2, 1 1, 2, 1 इसके अंदर सारे आ गए। एक रो से के अंदर 4 ही तो होते हैं। तो पहले 1 वाले आ गए दोनों, फिर 2 वाले 18 2 वाले ये दोनों आ गए, 3 वाले आ गए, 4 वाले। हाँ एक कौन सा रह गया? कौन बताएगा? अच्छा एक बात बताओ कि जब हम 2n करते हैं, 2n सबसेट 2n, तो उसमें एक रिलेशन कौन सा होता है? वेरी गुड, नल सेट। समझ में आया? तो इसमें एक रिलेशन ऐसा भी होगा, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, बेवकूफ बना दिया। क्या बना दिया? तो
क्या वो भी होगा? क्योंकि हमें क्या कंडीशन गिवन है, फिर से सुनना, a, b है तो b, a चाहिए। जब a, b ही नहीं है तो b, a चाहिए ही। तो कैसा हुआ ये? समझ गए? कंसेप्ट को पकड़ना ध्यान से। फिर से कह रहा हूँ, अगर आप डेफिनेशन पढ़ के क्वेश्चन करोगे, सिंपल क्वेश्चन तो आराम से हो जाओ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अरे मेरे को तो आगे ही चलता है। जैसे ही थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया उसने, वैसे ही दिमाग घूम गया। और जो आप रॉन्ग आंसर देने वाले वो पहला ही ऑप्शन होता है। ठीक है, कुछ होगा, तीनों तो पढ़ोगे ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन। अगर आगे बोलोगे आज तो मेरा मैथ्स का पेपर ऐसा हुआ 100% है, जैसे आंसर किया थी, अरे ये रॉन्ग कैसे हुआ? समझ आ रहा है? लिखो जल्दी। एनसीईआरटी में सिर्फ आपको डेफिनेशन मिलेगी, टोटल नंबर और इसमें ये दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप में से कोई बिटसेट देना चाहे, बिटसेट देने वाले, एनटीए देने वाला, तो उसको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इसको ध्यान से समझो। सिमेट्रिक नेक्स्ट है बहुत सारे लोगों की कॉमन राय ये होती है कि जो सिमेट्रिक नहीं हो वो एंटी सिमेट्रिक। बहुत सारे लोग आप देखना कहीं पे भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बड़े बड़े एक्सपर्ट एंटी सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक हो गया डेफिनेशन में। ऐसा नहीं है, कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी हो सकता है एट ए टाइम और एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। कोई रिलेशन ऐसा भी हो सकता है जो सिमेट्रिक भी ना हो और एंटी सिमेट्रिक भी ना हो। कहानी क्लियर हुई? एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये नहीं है कि जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक, ये अलग से एक टाइप है रिलेशन का, ठीक है, ये अलग से एक टाइप। तो कोई रिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि वो सिमेट्रिक हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो, ऐसा हो सकता है। एक ही रिलेशन के दो टाइप हो सकते हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया कि रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, वैसे ही सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है और एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। बात क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन, ये एंटी सिमेट्रिक है क्या? If for all A and B in A, if A related to B with A is not equal to B, then B is related to A must not hold। फॉर ऑल, सभी के लिए है। एंड इफ ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू ए है, दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ये है एंटी सिमेट्री की डेफिनेशन, और मैं आपको इसको समझाता हूँ।
दो एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। R1 ये इन्होंने दे रखा है क्वालिटी B7 और 7 R2 17 B3 और 7 और नेक्स्ट है R4 R3 D1 1 ये थ्री रिलेशन आपके सामने। आपसे पूछा गया कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, वो आपको बता। ठीक है, एंटी सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल, जितने भी a, b है, जितने भी फॉर ऑल को ऐसे लिखते हैं a, b है इन R रिलेशन में, तो उन सभी के लिए b, a है वो नहीं होना चाहिए। ये क्या है? अब ध्यान से सुनो। 1, 3 है इस रिलेशन R1 में, तो क्या 3, 1 है? नहीं। 3, 7 है तो क्या 7, 3 है? नहीं। 7, 1 है तो क्या 1, 7 है? नहीं है ना। तो ये कैसा होगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये बात क्लियर हुई? सबको समझ आई? ये वाला 1, 7 है तो क्या 7, 1 है? नहीं। 7, 3 तो क्या 3, 7 है? नहीं। इसका हमारे कोई ठीक है, a, को में पता चला। अगर a रिलेटेड टू b है, b रिलेटेड टू a है, फिर भी वो एंटी सिमेट्रिक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब a और b दोनों ही, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि a, b है तो b, a नहीं होना चाहिए। अब सुनो, ये बताओ 3, 1 है और 1, 3 आ गया, बस 1, 7 है, 7, 1 नहीं है, बट किसी एक के लिए भी a, b और b, a आ गया तो नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। अब बताओ आप लोगों को ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? जितने भी a, b है, जितने भी, उन सभी के लिए b, a नहीं होना चाहिए। और सिमेट्रिक में क्या था? जितने भी a, b है उन सभी के लिए b, a होना चाहिए। समझ गए? अब ये बताओ, ये वाला रिलेशन क्या सिमेट्रिक है? नहीं। क्या एंटी सिमेट्रिक है? नहीं। ये वाला एंटी सिमेट्रिक। बात समझ में आई? अब मैं आपसे एक और रिलेशन पूछता हूँ। ये कैसा रिलेशन? एंटी सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है। अब कहानी क्लियर हुई? किसी को कुछ डाउट नहीं है? चलो एक और एग्जांपल लिखता हूँ, मुझे बताना वो कैसा रिलेशन होगा। क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, इफ x रिलेटेड टू y implies that है क्या x divides y, ये रिलेशन है for all x, y belongs to n। अब ये कैसा रिलेशन? x divides y for all x, y belongs to n for natural and x related to y। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नहीं होगा। समझ आ रहा है आप लोगों को, या सिर्फ मैं ही समझ रहा हूँ? मैं समझा हुआ हूँ, आप समझो। इसमें 1, 1 होगा, होगा रे? ऐसे क्या करो? 1, 1 को डिवाइड करता है, क्या आपको नहीं बताया किसी ने? चलो मैं बताता हूँ। 1 जो है वो सबको डिवाइड करता है, अपने आप को भी। और 2 किस को डिवाइड करता है? 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, इन सबको डिवाइड करता है ना। तो इसमें 2, 4 आएगा, आएगा 2, 6 आएगा, आएगा 2, 2 आएगा। तो फिर आइडेंटिटी कैसे होगा? आइडेंटिटी में तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ओनली होने चाहिए। तो ये आइडेंटिटी है? बताओ, यस और नो? नहीं समझ आ रहा है? फिर से बताओ। इस रिलेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, देखो
वन है वो वन को डिवाइड करता है, वन है वो टू को डिवाइड करता है, अप टू इनफाइनाइट तक। टू है वो टू को डिवाइड करता है, टू है वो फोर को डिवाइड करता है, टू सिक्स को, अप टू इवन इंटीजर सारे आ जाएंगे ऊपर। हाँ, इवन नेचुरल नंबर। थ्री है वो थ्री को, थ्री है वो सिक्स को, थ्री है वो नाइन को, ऐसे ये बढ़ता रहता है। इतने सारे आएंगे एलिमेंट। अब इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 ओनली यही होते तो आइडेंटिटी होता। इसमें इसके अलावा भी है तो आइडेंटिटी नहीं। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन? हाँ है। क्यों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी? एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। नेचुरल नंबर, दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर या हर नेचुरल नंबर अपने आप को डिवाइड करता है कि नहीं करता? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सीधा सा लिखा हुआ विचार में कि x है वो y को डिवाइड करता है ना। अब x कौन? नेचुरल नंबर। y कौन? एक नेचुरल नंबर दूसरे नेचुरल नंबर को डिवाइड करता है? करता है। खुद को करता है तो हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 4 को डिवाइड तो करता है लेकिन 4 2 को करता है? नहीं करता। 4, 2 does not belongs to R, hence ये रिलेशन है वो नॉट सिमेट्रिक। अब कहानी कुछ क्लियर हुई? क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? एंटी सिमेट्रिक है? ये था एंटी सिमेट्रिक का एग्जांपल। चलिए सो नोट कीजिए। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं बोल सकता हूँ नॉट एंटी सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक बोल सकता हूँ। नेक्स्ट टाइप है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होता है? ये रिलेशन R या R is said is called transitive if A, B belongs to R है and B, C belongs to R है, then A, C belongs to R होना चाहिए। फिर से सुनना क्या बोला मैंने। A related to B and B related to C, तो A related to C होना चाहिए, ये मस्ट। If and only if, इसका मतलब होता है if and only। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, आप मुझे बता देना ना ट्रांजिटिव होगा या नहीं। सेट के लिखता हूँ 1 2 3 1 by 1 R1 1 1 1 2 2 1 R2 1 1 1 2 2 3
और 1 1 2 2 3 1 1 देखिए हाँ प्रीमा फर्स्ट रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। फर्स्ट रिलेशन R1 है, यस और नो नहीं। आप ट्रांजिटिव रिलेशन होगा यस और नो, जो भी आपको सही लगता है। नहीं आप नहीं होगा और फर्स्ट आप नहीं होगा, आप नहीं होगा, आप होगा नहीं होगा, होगा 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 संजू होगा कैसे ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, अब सुनो इसको 1 2 है 2 3 है और 1 3 भी, तो ये भी इसको देखो 1 2 है 2 3 है बट 1 3 नहीं है, होगा ये होगा। एक और रिलेशन ये वाला ये भी होगा। अब कंसेप्ट समझो, कैसे बताओ। ए बी है और बी सी है तो ए सी चाहिए। ओनली ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी की जरूरत नहीं। समझे कंसेप्ट। ए बी है और बी सी भी है तो ए सी होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा। सिर्फ ए बी है और बी सी नहीं है तो ए सी की जरूरत नहीं, तो भी वो ट्रांजिटिव है। समझ आया। ओनली ए है तो भी वो ट्रांजिटिव। फिर से समझो, ए और बी है दो लोग, ये दो लोग हैं और ये दो लोग हैं तो ये दो लोग चाहिए। फिर से समझना, ये दो लोग है ये दो लोग है तो ये दो लोग चाहिए। सिर्फ ये दोनों है ये दोनों नहीं है तो मुझे इन दोनों की जरूरत नहीं है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से समझना। ये दोनों है, क्या नाम क्या हर्षल हर्षल, ये हर्षल और फलक ये दोनों हैं, फलक और अरकान ये दोनों हैं, तो मुझे हर्षल और फलक और अरकान चाहिए। मिल जाएंगे मुझे। केवल हर्षल और फलक है और ये नहीं है तो मुझे अरकान की जरूरत है ही नहीं ना। समझ आ रहा है। सिर्फ ये दोनों है, सिर्फ ये दोनों और ये दोनों नहीं है तो मुझे ये दोनों नहीं चाहिए। फिर से समझना, ये ए आया ये बी आया, ये ए आया ये बी आया, फिर ये बी आया ये सी आया, तो ये ए और सी मुझे चाहिए। ये ए आया और ये बी आया और सी नहीं है तो ए सी की जरूरत ही नहीं है। समझ आया। ये 1 2 तो है लेकिन आगे 2 के साथ कोई और एलिमेंट नहीं है तो फिर 1 और वो तीसरा एलिमेंट नहीं चाहिए। देखो इसमें ए है लेकिन इस 1 का किसी और के साथ है रिलेशन नहीं है तो फिर मुझे तीसरे की जरूरत नहीं है। इस 2 का किसी और के साथ है रिलेशन नहीं है तो मुझे तीसरे की जरूरत नहीं। इस 1 का 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ है तो मुझे 1 और 3 चाहिए। अब समझ में आया। इसमें देखो, इस 1 का 1 के साथ है और इस 1 का किसी और के साथ है 2 के साथ, तो मुझे इस 1 का 2 के साथ चाहिए। समझ में आया। 1 का 2 के साथ चाहिए और वो है 1 2 है। फिर कंफ्यूज हो गए, फिर से समझाता हूँ। ठीक है, समझना जरूरी है।
ए और बी का रिलेशन है और इसका किसी और के साथ रिलेशन है, तो मुझे इसका उसके साथ रिलेशन चाहिए। अगर इसका बेचारे का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है तो इसका भी कोई लेना देना नहीं होगा, ये यूनिक हो गए, है ना। वो क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ बोलते हैं, ये 1 और 1 का है, फिर इस 1 का इसके साथ है तो मुझे इसका इसके साथ चाहिए ना, वो है 1 2 है ना ये। अब ये 1 का 2 के साथ है और इस 2 का 3 के साथ है, तो इस 1 का 3 के साथ चाहिए मुझे, वो है ये ट्रांजिटिव है। अब इसको देखो, इस 1 का 1 के साथ है और इस 1 का इसके साथ, तो मुझे इसका इसके साथ चाहिए है ये रहा। अब इस 1 का 2 के साथ है और इस 2 का किसी और के साथ है, तो मुझे इसका इसके साथ चाहिए, वो है ये रहा 1 तो ये ट्रांजिटिव है। अब समझ में आया, है ना, क्लियर। ट्रांजिटिव रिलेशन, किसी को कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लो। सिर्फ ये लिखा हुआ है ओनली 1 1 तो ये ट्रांजिटिव है। ओनली 1 2 लिखा हुआ है ट्रांजिटिव है। 2 3 लिखा हुआ है ट्रांजिटिव है। 1 2 लिखा हुआ है और 2 3 लिखा हुआ है तो ट्रांजिटिव नहीं है। 1 2 है, 2 3 है और 1 3 है तो ट्रांजिटिव है। अब समझ गए, क्लियर। तो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन फिनिश हुआ और नेक्स्ट क्लास में